हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज से हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी फर्स्ट क्लास। आपको बैच का पता ही है, बैच रहेगा 30 आवर्स का और ये अमेंडेड बैच है मई 2021 के लिए। सीए इंटर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पेपर नंबर 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोटिव ये रखेंगे कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हम चीजों को करवाएं और उन्हें समझें। देखिए, सिलेबस बिखरने नहीं देना है। अगर सिलेबस नहीं बिखरा यानी कि कंसोलिडेटेड सिलेबस आपके पास रहा तो आराम से आप 50+ एग्जाम या एग्जाम्शन आराम से आ जाएगी, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं हम फिर। मीनिंग से पहले हम देख लेते हैं एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन। ऑडिट है क्या सर? ऑडिटिंग है क्या? तो इसका सबको समझने के लिए हम ये जो डेफिनेशन है इसके एनालिसिस को देखते हैं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को ऑडिट कहते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन किस चीज की सर? एग्जामिनेशन एंटिटी की। एंटिटी कौन सी? कोई भी एंटिटी सर, वेदर इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। भले ही उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो या प्रॉफिट कमाना ना हो, लार्ज स्केल की हो या बहुत ही छोटे स्केल की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ऑडिट सभी में ऑडिट ही रहेगी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एग्जामिनेशन ही करनी है हमें हर जगह। फिर आता है सर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस इन ओपिनियन। क्या सारी की सारी एग्जामिनेशन को ऑडिट कहेंगे सर? अगर कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एग्जामिनेशन हो रही है, क्या इसका मतलब यह है कि वह ऑडिट है? नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऑडिट है। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्लस वहां पे ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है सर। क्या ऑब्जेक्टिव? एक ओपिनियन। ओपिनियन किस चीज के रिगार्डिंग सर? कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की आप ऑडिट कर रहे हो वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं, इस चीज के रिगार्डिंग। तो देखिए, हमने यहाँ पे एनालिसिस कवर कर लिया है। अब हम कवर करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन पे आ जाइए। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी की सर। अब किसी भी एंटिटी में क्या क्या चीजें कवर हो गई? सबसे पहली चीज, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, उसका स्केल छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म भी उसकी कोई भी हो, भले ही वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो या बॉडी कॉर्पोरेट ना हो। When such examination is conducted with a view to express an opinion thereon। जब भी कोई ऐसी एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है सर, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है, क्या किस चीज के लिए सर? एक व्यू में ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे ऑडिट। अब चलते हैं सर थोड़ा सा आगे। द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क should take care। the person conducting this task, इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब है ऑडिटर, कि जो भी यह टास्क कर रहा होगा। कौन सा टास्क सर? ऑडिट। ऑडिटर should take care to ensure that, वह ध्यान रखेगा सर किस चीज का? the financial statement would not mislead anybody। किसी को भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीड ना कर रही हो। मिसलीड ना कर रही हो का मतलब सर ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही हो हर एक ट्रांजेक्शन्स का सर, हर एक इवेंट्स का। तो सर अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। यहां पे कहा गया है कि दिस कैन बी ऑनेस्टली सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट, कि उन्हें क्या करना होगा सर? सेटिस्फाई होना होगा। किन चीजों से? कुछ यहाँ पे बेसिक चीजें दे रखी हैं। फर्स्ट, द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर, जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो एज इट इज जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रियां डली हैं उनसे ही बने हुए हों। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है सर? इसका सिंपल मीनिंग होता है ईच एंड एवरी
एवरी एंट्री हैज बीन पोस्टेड इन रेस्पेक्टिव अकाउंट्स, कि सारे के सारे रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में सारी की सारी एंट्रियां होनी चाहिए। द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रियां हैं वैसे ही अकाउंट्स बनाए जाने चाहिए। सेकंड पॉइंट आ गया सर, अब द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रियां हैं वो क्या होनी चाहिए सर, और एडुकेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहां पे आता है सर वर्ड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है क्वांटिटी के बेसिस पर और क्वालिटी के बेसिस पर दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं वो क्या होनी चाहिए सर, एडुकेट होनी चाहिए। फिर आ गए सर थर्ड पॉइंट पे, नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन ओमिटेड इन प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। कंपाइलेशन की प्रोसेस क्या होती है सर, कंपाइलेशन की प्रोसेस होती है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम, उस प्रोसेस को कहते हैं कंपाइलेशन। अब इस कंपाइलेशन की प्रोसेस में कोई भी एंट्री ओमिट ना हुई हो, प्लस कोई एंट्री जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं वो भी हमारी कहाँ नहीं आनी चाहिए सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आनी चाहिए। एंड नथिंग विच, एक सेकेंड, एंड नथिंग विच इज नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज फाउंड इन प्लेस इन द स्टेटमेंट, कि वो जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है वो कहीं भी स्टेटमेंट में भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सर फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनअम्बिजियस। जो इंफॉर्मेशन दी गई है सर स्टेटमेंट्स में, या किन स्टेटमेंट में सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो क्या होनी चाहिए सर, वो क्लियर होनी चाहिए और अनअम्बिजियस होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे सर फिफ्थ पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट्स है वो प्रॉपरली क्लासिफाई हुए हो सर, समराइज हुए हो, डिस्क्लोज हुए हो और डिस्क्राइब हुए हो। किस चीज के अकॉर्डिंग सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड आल्सो बी देयर, प्रॉपर कंप्लायंस। अब आते हैं सर सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, द स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर। जो भी रिकॉर्ड्स है सर वो क्या बता रहा हो, ट्रू एंड फेयर पिक्चर बता रहा हो सर, किस चीज की, एंटिटी की। और कौन सी एंटिटी, कोई भी जिसकी ऑडिट हो रही है। द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड असेट्स एंड लायबिलिटी। सर यहाँ पे क्या चीजें, यहाँ पे कहा इन्होंने तीन चीजें। सबसे पहली ऑपरेशनल रिजल्ट, सेकंड असेट और थर्ड लायबिलिटी। ऑपरेशनल रिजल्ट का मतलब क्या सर, ऑपरेशनल रिजल्ट का मतलब है हमने जो भी ऑपरेशन किया उससे जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एज ए रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस ही होगा सर। अब वो जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका, और जो असेट्स हैं हमारे पास एज ऑन डेट, और जो लायबिलिटी है, उन सभी चीजों का क्या होना, उन सभी चीजों का ट्रू एंड फेयर व्यू होना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो हमने ऐसे देखिए 6 के 6 पॉइंट कर लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था सर, फर्स्ट पॉइंट था हमारा अकाउंट्स कैसे बने हो, एंट्रीज के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बने हो। सेकंड पॉइंट में कहा सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एंट्रियां बनी हो। थर्ड पॉइंट में कहा सर ऑल ट्रांजेक्शंस हैज बीन रिकॉर्डेड कंप्लीटली, कि सारे के सारे ट्रांजेक्शंस कंप्लीटली रिकॉर्ड हो गए हो और कंपाइलेशन के टाइम पे कोई भी एडिशन ना हुआ हो। एडिशन का मतलब सर कोई मिस्टेक होने की वजह से जो बुक्स ऑफ एंट्रीज में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज नहीं है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी नहीं आनी चाहिए। और सर फिर फोर्थ पॉइंट में आया कि क्लियर एंड अनअम्बिजियस होनी चाहिए सर, प्रॉपर जो क्लियर डिस्क्लोज, क्लियर इंफॉर्मेशन है सर वो मिलनी चाहिए। फिर चलते हैं फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में कहा गया सर कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने इंटर ग्रुप 1 में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं और ग्रुप 2 में भी पढ़ रहे होंगे, उन सभी के कंप्लायंस होने बहुत जरूरी है। कंपनीज के केस में इंड एएस के कंप्लायंस होने जरूरी है। फिर आगे सर सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है सर, ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा हो किस चीज का सर, ऑपरेशनल रिजल्ट का, असेट्स का और लायबिलिटीज का।
ठीक है, तो अब हम एक नेक्स्ट क्लिप, इससे आगे नेक्स्ट क्लिप चलेगी, उसमें मेरे हेयर्स का स्टाइल चेंज हो गया होगा, तो ऐसा मत समझना कि कहीं कहीं कुछ स्किप हुआ है। यहीं सेम इस एग्जांपल से नेक्स्ट क्लिप स्टार्ट हो जाएगी आपकी। पॉइंट कर लिए थे, अब हम करते हैं एग्जाम्पल को। जी आ जाइए यहां पे। फर्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। While auditing the books of accounts of Talented Efficient Limited for the financial year 2021, ऑडिट के टाइम पे क्या हुआ सर? The auditor of the above mentioned company observe, ऑडिटर ने क्या किया? ऑब्जर्व किया that the repair and maintenance expense, क्या सर? एक एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितने रुपए? 1,30,000 प्लस फ्यूल एक्सपेंस 2,92,000 रुपीज के वर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो कहां नहीं थे सर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखे थे। हाउएवर, हालांकि दे वर अपियरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यहां पे किस चीज से है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यहां पे है सर प्रॉफिट एंड लॉस से। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो है नहीं, पर प्रॉफिट एंड लॉस में ये दो के दो एक्सपेंस दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बेसिक सा मतलब ये है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बने हैं, है ना? तो अब ये ऑब्जर्वेशंस के बाद क्या हुआ सर? आफ्टर सच ऑब्जर्वेशंस द ऑडिटर ऑफ टैलेंटेड एंड एफिशिएंट लिमिटेड केम टू द कंक्लूजन दैट, कंक्लूजन क्या निकाला सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट रिप्रेजेंटिंग, the financial statement are not presenting a true and fair view, है ना? अब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं सर, ट्रू एंड फेयर व्यू या ट्रू एंड फेयर पिक्चर को नहीं दिखा रहे। अब चलते हैं सर सेकंड टॉपिक, हमारे सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक कौन सा था सर? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट के क्या सर? ऑब्जेक्टिव। देखो, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का सभी को पता ही है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। एज पर SA 200, एक सेकंड मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूं इसके प्रॉपर। हाँ, SA 200 में क्या लिखा सर? SA 200 का सबसे पहले तो हम देख लेते हैं नाम। व्हाट इज द नेम फॉर SA 200? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इतना बड़ा नाम है सर, याद करना है, अपने आप याद हो जाएगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हो रही होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर किस चीज की? किसी भी एंटिटी के, तो वहां पर ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव कहां पे लिखे गए हैं? वो ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं सर SA 200 में। अब सर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या है ऑब्जेक्टिव। सबसे यहां पे दो चीजें बताई गई हैं मेन। क्या सर? कि रीजनेबल एश्योरेंस हमें क्या करना है? ऑबिटेन करना है, प्लस रिपोर्ट करनी है सर। क्या करनी है? रिपोर्ट। रीजनेबल एश्योरेंस ऑबिटेन करना है हमें और रिपोर्ट करनी है सर। किस चीज पे रिपोर्ट करनी है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती हैं, एक सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है सर P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स भी होते हैं, स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी भी होती है। पर ये मान के चलो आप, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये दो चीजें होती हैं। इन दो चीजों पर हमें रिपोर्ट देनी होती है। सेकंड ऑब्जेक्टिव तो ये है, और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सर रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट कब होती है? सबसे पहले ऑडिट होती है। ऑडिट में सर फाइंडिंग्स होती है। उन फाइंडिंग के बिहाफ पे हम क्या करते हैं? उन फाइंडिंग के बिहाफ पर हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ऑबिटेन रीजनेबल एश्योरेंस, सर रीजनेबल एश्योरेंस ऑबिटेन करेंगे अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या हो कि सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज ए होल का मतलब होता है सर ओवरऑल लेवल पर। ओवरऑल क्या है सर? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है।
और मेटेरियल मिसस्टेटमेंट कौन से सर? या तो भले ही वो मेटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड से रिलेटेड हो, या भले ही वो किस चीज से रिलेटेड हो, किसी एरर से रिलेटेड हो, दोनों से ही वो फ्री हैं, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion. आ गया सर? हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, express an opinion on whether the financial statement are prepared in all material aspect in accordance with an applicable financial reporting framework, AFRF. एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सर, इसका मतलब क्या होता है? AFRF, AFRF का मतलब डिस्कस कर लेते हैं सर हम। AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है, हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था, कि जिस भी एंटिटी की अकाउंटिंग हो रही है, हमारे केस में क्या होगी सर, ऑडिटिंग हो रही है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उस पर लॉ एप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग बनी हुई हो। जैसे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज के केस में कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बने हुए हो, पार्टनरशिप के केस में सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हुए हो, है ना, ऐसे। या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है सर, तो उसमें जो जिस तरीके के उनके स्पेसिफिक एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी लिख रखा है उसमें वैसे ही उनकी अकाउंटिंग होगी। यहां पे हम एक पिक्चर दी हुई है, इसमें देख सकते हैं प्रॉपर कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं। टू ओबिटेन रीजनेबल एश्योरेंस, सर रीजनेबल एश्योरेंस क्यों? क्योंकि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ऑडिटर ना तो वो अपना एब्सोल्यूट ओपिनियन दे सकता, ना वो कोई भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस ओबिटेन कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऑडिटर क्या है सर? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है सर ऑडिट करना, ना कि इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करना नहीं होता, सिर्फ ऑडिट करना होता है, और इसीलिए रीजनेबल एश्योरेंस हम दे सकते हैं, और सर रीजनेबल एश्योरेंस ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। To ensure the financial statement as a whole are free from material misstatement. सर ऑडिटर को क्या चीज इंश्योर करनी पड़ेगी? सर इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस चीज से फ्री हो सर? मटेरियल मिसस्टेटमेंट जिन उनमें ना हो। मटेरियल मिसस्टेटमेंट के कितने रीजन हो सकते हैं सर? दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो फ्रॉड हुआ या एरर हुई है। एरर और फ्रॉड दोनों की वजह से अगर कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट ना करती हो। थर्ड पे चलते हैं सर, रिपोर्ट देना किस चीज पर सर? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने ऑडिट किया ना, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उन पर आपको एक रिपोर्ट देनी होगी। ये भी तो ऑब्जेक्टिव ही है। ऑब्जेक्टिव अगर हम कॉमन देखें तो ऑब्जेक्टिव में क्या चीजें आ गई सर? एक तो ऑडिट करना और दूसरा सर रिपोर्ट देना। अब ऑडिट कब होती है सर? रीजनेबल एश्योरेंस हम ओबिटेन करेंगे सर, सेटिस्फाई होंगे कि रिलायबिलिटी से, सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस से, इन सभी चीजों की अगर प्रॉपर हमने चेकिंग की है, वेरिफिकेशंस की है, इवैल्यूएशंस की हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। और एक और है सर, टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। अगर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में कहा गया है तो कम्युनिकेशंस भी करनी है सर। ऐसे 260 प्लस 265 ये दो ऐसे हैं, वैसे कम्युनिकेशंस के आगे हमारे पास आ ही जाएंगे। अब एक एग्जांपल था यहाँ पे, हम उसे भी देख लेते हैं। एग्जांपल में आ जाओ सर। एग्जांपल में क्या लिखा है? एक हाइलाइटर, हाँ ये ले लेता हूँ सर। While auditing the books of accounts of different capable limited for the financial year 2021, Mr. Z कौन है सर? ऑडिटर है। Of the above mentioned company explained to a new audit team member, एक नए ऑडिट टीम मेंबर को एक्सप्लेन कर रहा है क्या सर? अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। While going through the financial statement of the company, audit team observe, क्या ढूंढ लिया सर? कुछ तो मिला है। That there were many errors, वहां पे बहुत ज्यादा मिस्टेक है सर। कुछ होता है तो टीनेबल मिस्टेक, मतलब चल सकती है सर, ऐसी मिस्टेक जो इरिलेवेंट है, पर यहां पे क्या लिख दिया सर? मैनी, बहुत ज्यादा मिस्टेक है। प्लस हेड्स ऑफ एक्सपेंस
इन दी हेड्स ऑफ एक्सपेंस, खर्चों में सर क्या है, खर्चों में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी कि मैनी एरर्स हैं, विच वर मटेरियल एंड ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013 वर नॉट कंप्लाइड विथ। सर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दो चीजें में प्रॉब्लम आ गई सर। सबसे पहली बात तो सर एरर मिली है किन चीज में, एक्सपेंसेस में सर, और वो एरर मटेरियल है। और सेकंड चीज पे क्या है सर, नॉन कंप्लायंस मिला है, वो भी कंपनी 2013 का। कंप्लायंस भी जरूरी देखना होता है हमें। अब यहाँ पे नॉन कंप्लायंस मिला तो क्या करेगा सर ऑडिटर, इस केस में तो ऑडिटर दो ही चीज कर सकता है सर। फर्स्ट, एक सेकेंड पहले पढ़ लेते हैं इसको। When auditing discussed the matter with judge regarding different, he came to the conclusion, वो conclusion पे निकले sir, that the auditor did not obtain reasonable assurance and were unable to express an opinion, were unable to express an opinion, कि वो opinion नहीं दे सकते सर। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करने थे वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फॉलो हुए नहीं हैं। ऑडिट रिपोर्ट में बाकी हम खुल के डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं सर हम स्कोप ऑफ ऑडिट पे। जैसे कि हमारा थर्ड टॉपिक क्या था, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट में 1 बाय 1 करके हम सारी की सारी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। एक सेकंड दो बस मुझे, आई थिंक 7 पॉइंट्स हैं इसमें, हाँ 7 पॉइंट्स ही हैं। आ जाओ भाई सभी। स्कोप ऑफ ऑडिट, यहां से सर क्या होता है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यहां पे होती है। देखो सबसे पहले क्या लिख रखा है सर, द फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशंस इन रिगार्ड टू स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप का मतलब क्या होता है सर, स्कोप का ऑडिट का मतलब होता है ओवरऑल एरिया क्या है सर, अब क्षेत्र क्या रहेगा। हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए तो सर अब हम चलते हैं, मीनिंग डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं स्कोप पे सर। फर्स्ट पॉइंट में देखो, द ऑडिटर शुड बी ऑर्गेनाइज टू कवर एडुक्वेटली ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरप्राइज। ऑल एस्पेक्ट का मतलब क्या है सर, यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट का मतलब है ईच एंड एवरी फंक्शंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, वो उन सब की क्या होनी चाहिए सर, ऑडिट होनी चाहिए। ऑल एस्पेक्ट ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जी। अब चलते हैं सर सेकंड पॉइंट पे। आपको पता है सर ऑब्जेक्टिव में क्या था, ओपिनियन देना ऑब्जेक्टिव था जी। अब ओपिनियन देने के लिए टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शुड रीजनेबली सेटिस्फाई। ऑडिटर क्या करेगा सर, रीजनेबली सेटिस्फाई होगा तभी तो वो ओपिनियन दे सकता है सर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर एज टू वेदर द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डाटा इज रिलायबल, भरोसे के लायक है, एंड सोफिशिएंट भी है सर। दो चीजें आ गई यहां पे सर, ये आप दोबारा करवाएं, आ जाओ यहां पे, आ जाओ। मैंने चार्ट ऑलरेडी बना दिया कि टाइम लगेगा, टाइम अब नहीं लगेगा। सबसे पहली बात सर स्कोप के अंदर, स्कोप ऑफ ऑडिट में सबसे पहली बात थी सर इट इंक्लूड ऑल फंक्शंस, यानी कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। हर एक फंक्शन कवर कर रही हो सर, ऑडिट का स्कोप ऐसा होना चाहिए जो हर एक फंक्शन कवर कर रहा हो सर। सेकंड पॉइंट पे ऑडिटर को क्या देना होता है सर, ओपिनियन, और ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर रीजनेबली सेटिस्फाई होना चाहिए सर। किस चीज से,
वो सेटिस्फाई होना चाहिए सर सोर्स डाटा और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दोनों से। सोर्स डाटा क्या होता है सर? सोर्स डाटा होता है कोई भी रिसीट, कोई भी इनवॉइस कि जिसके बेसिस पे हमने क्या की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री डाली थी। फिर क्या सर? अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या क्या चीज आती है सर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स अकाउंट्स, ये सब आते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। हमने एक सोर्स डाटा लिया यानी कि इनवॉइस, उस इनवॉइस के बेसिस पे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डाल दी, जर्नल एंट्री, और वो जर्नल एंट्री और जो सोर्स डाटा है उन दोनों को हम मैच करेंगे। मैच तो हो गया सर, कोई बड़ी बात नहीं, मैच करना तो है ही, पर उनमें दो चीजें चेक करनी है कि जो सोर्स डाटा था या जो हमने अकाउंटिंग की है वो रिलायबल है या नहीं, या जो इसके रिगार्डिंग सोफिशिएंट ऑडिट एविडेंस हमने लिए हैं या नहीं लिए हैं। सोर्स डाटा एक चीज रिलायबिलिटी, और सर सेकंड चीज है सोफिशिएंसी। सोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है सर? सोफिशिएंसी का मतलब होता है जितनी आवश्यकता अनुसार हमने क्या किए हैं, ऑडिट एविडेंस लिए हैं, आवश्यकता अनुसार हमें मिले हैं। यहाँ पर सोर्स डाटा जितना होना चाहिए उतना है और ये रिलायबल भी है। दो चीजें देखेंगे, ठीक है सर। अब आओ यहाँ पे, अब ये हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन ऑन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड। ऑडिटर को क्या होना पड़ेगा सर? रीजनेबली सेटिस्फाई होना है। किस चीज से सर? कि जो इंफॉर्मेशन लिख रखी है ना सर, कौन सी इंफॉर्मेशन? जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है और जो सोर्स डाटा में है, दोनों ही इंफॉर्मेशन ही तो है। अब ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है और सफिशिएंट है, ये दो चीजों में को डिटरमाइन करना पड़ेगा ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम, ठीक है। अब चलते हैं सर थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट किस चीज के रिगार्डिंग है? थर्ड पॉइंट है इन्फॉर्मिंग हिज ओपिनियन। जब ऑडिटर ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करेगा, द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड, ये भी डिसाइड करेगा सर, क्या डिसाइड करेगा? वेदर द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या सर? सर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब है अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्लस सोर्स डाटा। यही तो है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए, कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्लस सोर्स डाटा, इनको क्या किया सर? इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर जैसा डिस्क्लोजर उनका रिक्वायर था वही डिस्क्लोजर हुआ है, ये भी तो हमें देखना होगा ना। अब चलते हैं सर इसके चार्ट पे, देख लेते हैं आगे सर हम चार्ट पे। सोर्स डाटा और अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इन दोनों चीजों को क्या कहते हैं सर? रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट पे आए हैं सर, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। कहां पे सर? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें। अब चलो सर फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? द ऑडिटर असेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। सर कौन सी इंफॉर्मेशन? हमने भी बताया इंफॉर्मेशन जहां पे भी आएगी या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आएगी वहां पे दो चीजें चलेंगी, अकाउंटिंग प्लस सोर्स डाटा। ये दोनों चीजें हम अभी सेकंड पॉइंट करके हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कहा था सर? ऑडिटर को रीजनेबली सेटिस्फाई होना है। किस चीज से सर? रिलायबिलिटी से और सफिशिएंसी से। किस चीज की? इंफॉर्मेशन की सर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, उस इंफॉर्मेशन पर भरोसा के लायक हो और वो जितनी चाहिए उतनी हो, ठीक है सर। अब ये सेकंड पॉइंट के कंटिन्यूएशन में बनाया गया है सर फोर्थ पॉइंट। यहां पे लिखा था क्या और यहां पे लिखा है कैसे। सेकंड में तो कह दिया कि सर आपको रीजनेबली सेटिस्फाई होना है, हो जाएंगे, पर कैसे होंगे? अब आओ सर फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हमें बताएगा कैसे। एक सेकंड, हाँ, फोर्थ पॉइंट बता रहा है सर, द ऑडिटर असेस करेगा सर, असेस करेगा रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डाटा। बाई किन तरीकों से करेगा सर? ये मेथड लिख दिए यहां पे,
ये दोनों ही मेथड लिख दी सर। कैसे करेगा सर? ये मेथड अप्लाई करेगा। सबसे पहले तो ऑडिटर को क्या करना होगा? मेकिंग ए स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। एक होता है सर अकाउंटिंग सिस्टम और एक होता है सर इंटरनल कंट्रोल। इन दोनों की स्टडी करेगा और उन दोनों को इवैल्यूएट करेगा। फिर सेकंड स्टेप आएगा सर, इवैल्यूएशन हो चुका है अकाउंटिंग सिस्टम का और इंटरनल कंट्रोल का। फिर सेकंड पॉइंट में हम करेंगे कुछ स्पेसिफिक टास्क करेंगे सर। क्या? कैरिंग आउट सच अदर टेस्ट, कुछ टेस्ट करेंगे सर। इंक्वायरीज, कुछ इंक्वायरीज करेंगे सर, पूछताछ करेंगे। एंड अदर वेरिफिकेशंस, कुछ बाकी वेरिफिकेशंस भी करेंगे। बाकी वेरिफिकेशन सर कैसे? कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, कंप्यूटेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, रीपरफॉर्मेंस करेंगे। बहुत सारे मेथड हैं जो चैप्टर 3 में हम डिस्कस करेंगे। अब इसे यहां से भी पढ़ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में तो ऑडिटर को क्या करना है सर? असेस करनी है रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी इंफॉर्मेशन की। कैसे करेंगे सर? अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सोर्स डाटा की करनी है। पर कैसे करेंगे? करेंगे सर दो तरीकों से। सबसे पहले तो सर एक इवैल्यूएशन करेंगे अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल की, प्लस बाकी सारे मेथड फॉलो करेंगे। कुछ वेरिफिकेशन, कुछ इंक्वायरी, जो क्या करेंगे सर? हर एक ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, अकाउंट बैलेंस को वेरीफाई करेंगे। हमेशा दो ही चीजें होती हैं सर, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं और अकाउंट बैलेंसेस होते हैं। उन दोनों चीजों को वेरीफाई करने के लिए अलग अलग मेथड हम यूज करते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। एक बार इसको हम चार्ट में से भी देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। देखो, ऑडिटर शुड असेस, क्या करेगा सर? असेस करेगा रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी। किस चीज की सर? सोर्स डाटा और अकाउंटिंग रिकॉर्ड की, दो चीजों की। देखो हमेशा दो चीजें चलेंगी, सोर्स डाटा चलेगी और अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इन दोनों को जब मैच करेंगे ना, उसे कहते हैं सर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन की क्या चेक करनी है सर? रिलायबिलिटी कि वो भरोसे के लायक है, और सफिशिएंसी कि वो जितना चाहिए उतना भी है। कैसे करेंगे सर? अब बात आती है कैसे। इवैल्यूएशन करेंगे सर अकाउंटिंग सिस्टम का और इंटरनल कंट्रोल का। कुछ बाकी टेस्ट भी करेंगे सर। बाकी टेस्ट कैसे सर? वेरिफिकेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, ट्रांजैक्शन की और अकाउंट बैलेंस की। अब चलते हैं सर फिफ्थ पॉइंट पे। आई थिंक हो गया पॉइंट। The auditor determine whether the relevant information, the auditor determines whether the relevant information is properly disclosed in financial statement by, यहां पे भी आ गया सर by means method, या कैसे कैसे करेंगे सर? एक पॉइंट ये है और एक और है, बी पॉइंट भी है। इसके लिए भी अब चार्ट पे आ जाओ। देखो जस्ट अभी करके आए हम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या कहा था सर? डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यही कहा था ना। अब थर्ड पॉइंट के साथ लिंक होता है फिफ्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कहा कि हमें डिस्क्लोज करना है हर एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जी। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या करना है सर? कैसे डिस्क्लोज करना है, ये भी तो डिटरमाइन करना पड़ेगा ना ऑडिटर को कि डिस्क्लोज जब कैसे किए हैं। तो अब आ जाओ यहां पे सर। ऑडिटर डिटरमाइंस whether the relevant information is properly disclosed, कि relevant information प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज हुई है या नहीं, ये डिटरमाइन ऑडिटर को करना पड़ेगा सर जी। दो तरीके हैं डिटरमाइन करने के सर, दोनों ही करेंगे। फर्स्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सर, उनको कंपेयर करेंगे किस चीज से? रिलेवेंट इंफॉर्मेशन से।
यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड से और सोर्स डाटा से। सेकंड है सर कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग द जजमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जजमेंट्स बनाती है और उन जजमेंट के बेसिस पे कुछ बेसिक ट्रीटमेंट किए जाते हैं और हमें वो सारी जजमेंट भी क्या करनी होती है सर, कंसीडर करनी होती है, देखनी होती है कि वो एडुकेट हैं, अप्रोप्रिएट हैं, ये सारी चीजें। तो अब चलते हैं हम प्रैक्टिस मैनुअल की तरफ, स्टडी मटेरियल की तरफ। यहां पे क्या क्या लिख रखा सर? फर्स्ट डिस्क्लोजर चेक कर रहे हैं हम, 5th पॉइंट, ये मत भूलना। कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डाटा to see whether they are properly summarize the transactions and event recorded therein। प्रॉपर समराइज कर रखा है सर और सारे के सारे इवेंट्स रिकॉर्ड कर रखे हैं। एंड कंसीडरिंग द जजमेंट, क्या करेंगे सर? कंसीडर करेंगे जजमेंट्स को। कौन सी जजमेंट सर? जो मैनेजमेंट ने बनाई है। किस टाइम पे सर? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के टाइम पे जो भी जजमेंट बनाई है सर। जजमेंट होती क्या है? जजमेंट होती है सर अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रोविजंस। फर्स्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेकंड प्रोविजंस। इट इंक्लूसिव लिस्ट कह सकते हैं इसे हम, कि अकाउंटिंग पॉलिसीज भी होती हैं, प्रोविजंस भी होते हैं। लाइफ ऑफ असेट, ये लाइफ ऑफ एसेट्स के पर डिपेंड करता है सर डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या है सर? ये सारे के सारे ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। तो जजमेंट क्या कर सकती है? जजमेंट अकाउंटिंग को मैनिपुलेट कर सकती है सर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर को पर इंपैक्ट डाल सकती है। तो अब चलते हैं 6th पॉइंट पे, ठीक है। 5th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट में था डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर के अंदर थे सर 2 तरीके। सबसे पहले कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कंपेयर करेंगे सर किस चीज से? कंपेयर करेंगे सोर्स डाटा से और अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, कि जो डिस्क्लोजर्स वहां पे रिक्वायर्ड थे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आए हैं या नहीं आए हैं। प्लस जजमेंट को कंसीडर करेंगे सर, जो भी मैनेजमेंट ने जजमेंट बनाई है कि वो एप्रोप्रिएटनेस उनकी हम चेक करेंगे। अब चलते हैं सर आगे 6th पॉइंट पे आ जाओ। देखो 6th पॉइंट बड़ा बढ़िया पॉइंट है। 6th पॉइंट में क्या क्या कह रखा है सर? 6th पॉइंट में कह रखा है द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज। कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं सर जो ऑडिटर कर ही नहीं सकता। कौन सी सर? विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। मतलब सर जो हमारी कॉम्पिटेंसी है उससे बाहर की कोई भी ड्यूटीज हैं वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। सर इसका एग्जांपल दो। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं केमिकल इंजीनियर। कोई इंजीनियर का काम था, वो ऑडिटर ने कर दिया, कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई केमिकल था सर, केमिकल की वैल्यूएशन करनी थी, ऑडिटर ने कर दी, कर ही नहीं सकते सर, क्योंकि केमिकल की वैल्यूएशन केमिकल इंजीनियर करेगा। हमें क्या पता सर कौन कौन से लिक्विड मिले हैं तो अच्छी चीज बनी है, बुरी चीज बनी है, मटेरियल में वैल्यू एडिशन हुआ है या वो खराब हो गया, हमें नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो हमारे स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंसी में आता है। इसीलिए एक चीज होती है, अगर अब कहोगे सर ऑडिट तो करो, हम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि केमिकल की कॉस्ट कितनी है, अदरवाइज हम कैसे लिख देंगे ट्रू एंड फेयर व्यू? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है? ऐसी सिचुएशंस में हम करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं सर। ये आने वाले एसेज में हम बताएंगे। अब आ गया सर इसका चार्ट देखे ना, इसका चार्ट देख लेते हैं एक बार। ऑडिटर शुड नॉट परफॉर्म ड्यूटीज विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंसी। जैसे कि यहाँ पे क्या किया सर, एक ऑडिटर ने केमिकल वैल्यूएशन कर दी, सर्टिफिकेट इशू कर दिया, कंपनी खुश है,
पर ऑडिटर रोने लग गया। क्यों? क्योंकि गलत हमारी स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंसी में नहीं आती ना ये चीजें, तो हम वो चीजें नहीं कर सकते। तो चलते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है सर कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर लिमिटेशन। लिमिटेशन लिमिटेशन यहां पे लिख रखा है, या लॉस इसे कह सकते हैं, लोसा LOSA। इसका मतलब क्या होता है सर? स्कोप, हमारा स्कोप था और उस स्कोप पे क्या लग गई सर? लिमिटेशन लग गई। लिमिटेशन कैसे लग गई सर? हम कोई वेरिफिकेशन कर रहे थे और मैनेजमेंट ने क्या नहीं दिए सर? डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड नहीं किए। अगर हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो हम, ये क्या हो गई सर? ये लिमिटेशन लग गई ऑडिट पे। और कोई भी अगर लिमिटेशंस लग जाती है तो ऑडिटर को उसका इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना होता है। अगर वो मटेरियल है तो वो उसी टाइम डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन दे सकता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कह सकता है कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, या वो कह सकते हैं, वो ओपिनियन दे सकते हैं सर क्वालिफाइड। अगर कोई छोटी सी चीज थी तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं कि इसे छोड़कर बाकी सब ट्रू एंड फेयर व्यू है। ऐसा सिनेरियो बनता है। अब आ जाओ सर, कॉन्स्टेंट ऑफ द स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इम्पेयर द ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। नॉर्मल केस में क्या होता है सर? अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन होता है जहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट हो रहा हो सर, वहां पे अनक्वालिफाइड ओपिनियन हम इशू कर देते हैं। और जहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं हो रहा हो तो वहां पे क्या करते हैं सर? हम वहां पे क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, या डिस्क्लेमर ओपिनियन देते हैं, या एडवर्स ओपिनियन देते हैं। ये 3 ओपिनियन हैं, ये तीनों के तीनों ओपिनियन हम आगे देखेंगे। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं सर, स्कोप में क्या क्या चीजें थी। मैं जूम इन कर देता हूं इसको, थोड़ा सा अच्छे से दिखाई देगा आपको। स्लो लग रहा है आपको? नहीं, स्पीड बनाएंगे ना थोड़ा सा। एक बार स्टार्टिंग है, 1-2 चैप्टर तक हम थोड़ा सा स्लो चलते हैं, फिर स्पीड अप करेंगे कुछ चीजों को। यहाँ पे बेसिक है, और अगर यहीं उलझ गए तो फिर चैप्टर नहीं समझ पाएंगे सर। बिखरने नहीं देना है ना सिलेबस, आप चलते रहिए। 30 आवर्स मैंने कहा है तो 30 आवर्स में होगा। सबसे फर्स्ट चीज थी सर क्या? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी चेक करना सर। ऑल फंक्शंस टू बी कवर्ड, सारे के सारे फंक्शंस कवर हो रहे हो सर। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज हो रही हो। फोर्थ पॉइंट है सर यहाँ पे परफॉर्मेंस ड्यूटी अकॉर्डिंग टू स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंसी। स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे सर? ड्यूटीज करेंगे। फिर आ गया सर लिमिटेशन ऑफ स्कोप। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। एक सेकंड रुकना पड़ेगा हमें। चल पड़ा सिस्टम। सर ये इतना क्यों करवा दिया आपने? अभी देख लेते। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या था सर? सारे के सारे फंक्शंस कवर हो रहे थे। सेकंड पॉइंट में था सर ओपिनियन देना है किस चीज पर सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और हमें रीजनेबली सेटिस्फाई होना है कि जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है
प्लस सफिशिएंट है ओपिनियन देने के लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट में था सर कि कंप्लीट डिस्क्लोजर होगा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का। ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट में था कि जो हमें रीजनेबली सेटिस्फाई होना है किस चीज से सर, रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी से, वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके दे सकते थे सर, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेंगे, और सेकंड चीज दे रखी थी सर बाकी टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम फॉलो करेंगे, बाकी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। फिर क्या हुआ सर, फिफ्थ पॉइंट आया। थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का। तो फिफ्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट में हम ये चेक करेंगे कि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं हुआ है। उसे चेक करने का तरीका क्या यूज होगा, कैसे चेक करेंगे, तो वो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में बताया गया सर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सोर्स डाटा से। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डिस्क्लोजर था वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर है या नहीं, प्लस जो मैनेजमेंट ने जजमेंट्स बनाई हैं उन्हें भी हम वेरीफाई करेंगे। फिर चलते हैं सर हम सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट में ये लिख रखा था कि ऑडिटर हैं आप तो ऑडिटर का ही काम करें, जो आपके स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंसी में वर्क हो वही आप परफॉर्म कर सकते हो, उससे बाहर कोई भी ऐसी ड्यूटीज आप परफॉर्म नहीं कर सकते। सेवेंथ पॉइंट में क्या था सर, सेवेंथ पॉइंट में था कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट के स्कोप पर लिमिटेशन लगा दी सर। मैनेजमेंट ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जो मटेरियल थी या जो ऑडिटर को चाहिए थी, तो उससे क्या हुआ सर, लिमिटेशन लग गई और ऑडिटर ओपिनियन नहीं दे पाएगा। फिर आ गए सर एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या चीजें हैं जो कवर होंगी। एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट, देखिए यहां से ये मान लो अप्रोक्सीमेट डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से बने हुए हैं काफी बार। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है सर यहां से। इसका दूसरा नाम भी है प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसा आ जाता है सर, राइट डाउन द प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ प्रिंसिपल्स हैं सर। प्रिंसिपल्स कैसे हैं सर, देखिए रिवीजन क्लासेस हैं, थोड़ी सी हमें स्पीड अप बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हमने लगा दिया है। आ गया सर एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट, यानी कि प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट सर, एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन करेंगे सर किस चीज की, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की और इंटरनल कंट्रोल्स की। जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है और इंटरनल कंट्रोल है उनकी हम एग्जामिनेशन करेंगे। साथ के साथ चार्ट भी, पूरी एक स्पीड में हम चार्ट भी देखते चलते हैं। एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट, फर्स्ट एग्जामिनेशन करेंगे सर किस चीज की, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल्स की, दोनों चीजों की। टू असर्टेन, किस चीज हमें देखना क्या है सर, ये एग्जामिनेशन करके हमें एग्जामिनेशन करके सर 2 चीजें देखनी है कि अकाउंटिंग सिस्टम प्लस इंटरनल कंट्रोल एप्रोप्रिएट है एंड ये सारे की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है। एप्रोप्रिएटनेस चेक करनी है सर और रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, ये चीज चेक करनी है। फिर चलते हैं सर हम सेकंड पॉइंट पे। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, एक बार पॉइंट खत्म कर देते हैं फिर एग्जाम्पल देखेंगे। सेकंड पॉइंट में सर रिव्यूइंग द सिस्टम एंड प्रोसीजर। सिस्टम में क्या है सर, अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम को रिव्यू करेंगे और प्रोसीजर्स को भी रिव्यू करेंगे। टू फाइंड आउट, क्या ढूंढने के लिए सर, वेदर दे आर एडुकेट, कि वो एडुकेट हैं, एंड कॉम्प्रहेंसिव, ओवरऑल कंप्लीट लेवल पे काम कर रहे हैं या नहीं, एंड इंसिडेंटल, वेदर मटेरियल इन एडुकेसी एंड वीकनेसेस एग्जिस्ट, कि क्या वहां पे कोई मटेरियल इन एडुकेसी या वीकनेस एग्जिस्ट करती है जो अलाउ कर रही हो, क्या सर, फ्रॉड को अलाउ कर रही हो और एरर्स को
जो नोटिस ना कर रही हो, है ना। अब आ जाओ सर चार्ट्स पे आ जाओ। चार्ट में आ जाते हैं सर। सेकंड पॉइंट सर, रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम और प्रोसीजर टू फाइंड आउट। क्या ढूंढना है सर, हमें एडुकेसी ढूंढनी है, कॉम्प्रहेंसिवनेस ढूंढनी है, वेदर मटेरियल इन एडुकेसी और वीकनेस। दो चीजें हैं सर यहाँ पे, मटेरियल इन एडुकेसी है और वीकनेस है, कोई एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। वैसे तो नहीं करनी चाहिए सर, पर अगर करती भी है तो हमें उसका पता होना चाहिए, वो हम ऑडिट रिपोर्ट में डाल देंगे। एग्जिस्ट करती है सर, जो फ्रॉड को अलाउ कर रही हो और एरर्स आर गोइंग बीइंग अननोटिस्ड, कि बिना नोटिस हुए वहां पे एरर्स भी जो बुक्स ऑफ एंट्रियां हैं उनमें डल रही हो और वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही हो, तो फिर होगा क्या सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, है ना। तो अब चलते हैं सर थर्ड पॉइंट पे चलते हैं सर हम। एक सेकेंड, थर्ड आ गया सर। थर्ड पॉइंट, चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट की क्या करनी है सर, चेकिंग करनी है हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की, कि जो कैलकुलेशंस हैं, पोस्टिंग है, वो सब ठीक है नहीं ठीक या गलत है, ये भी हमें चेक करना है। फिर चलते हैं सर फोर्थ पॉइंट पे, वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, कि ट्रांजेक्शनों की ऑथेंटिसिटी भी हमें चेक करनी है और वैलिडिटी भी चेक करनी है कि वो वैलिड है, प्रॉपर ऑथराइजेशन उन्हें मिला है नहीं मिला है। फिर आगे सर फिफ्थ पॉइंट पे, कि ascertain that proper distinction has been made between items of capital and revenue nature, कि जो कैपिटल और रिवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं उनमें प्रॉपर डिफरेंस हमने किया हो, क्योंकि कैपिटल और रिवेन्यू नेचर्स की आइटम प्रॉफिट एंड लॉस पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। अगर कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल की नेचर में डल गया तो सर बैलेंस शीट में आ जाएगा, प्रॉफिट उस टाइम अंडर स्टेट हो जाएगा। और अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू में डल गया तो सर उस टाइम क्या होगा, प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा। दोबारा समझते हैं सर इस बात को। रिवेन्यू एक्सपेंस था सर एक, वो क्या हुआ, कैपिटल में डल गया सर, तो यहां पे क्या होगा, एक्सपेंस कम हो गए और प्रॉफिट बढ़ गया। पर सर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो रिवेन्यू में डल गया, तो यहां पे एक्सपेंस क्या हो गए सर, एक्सपेंस बढ़ गए और प्रॉफिट कम हो गया, है ना। यहां पे प्रॉफिट अंडर स्टेट हो गया, यहां पे प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया, तो ये दोनों ही सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रॉपर बाइफर्केशन जरूरी है। फिर आगे सर सिक्स्थ पॉइंट पे, कंपैरिजन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर स्टेटमेंट विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। अब यहां पे अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स क्या था सर, देखो प्रोसेस तो ऐसे चलती है, सबसे पहले एंट्री, अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, ये ऐसी चीजें चलती हैं। अब इसके बाद क्या है सर, इसके बाद हम चलते हैं सेवंथ पॉइंट पे। सेवंथ पॉइंट क्या कहता है सर, वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। सर एसेट्स के केस में क्या क्या चीजें चेक करते हैं सर, एसेट की वेरिफिकेशन करनी है हमें, तो जब एसेट की वेरिफिकेशन होती हैं तो चीजें चेक करते हैं सर। एक तो टाइटल, कि सर वो हम उसका जो टाइटल है यानी कि रजिस्ट्रेशन है वो हमारे, हम उसके ओनर हैं या नहीं है। हम यानी कि जो बिजनेस, ऑडिटर नहीं, ऑडिटर ओनर क्यों होगा, अगर ऑडिटर ओनर होगा तो सर वो उस कंपनी का ऑडिटर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल, कि टाइटल की वेरिफिकेशन करनी है। एग्जिस्टेंस, कि सर आपके पास रजिस्ट्री तो है बिल्डिंग की, पर वो एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए ना। एंड वैल्यू ऑफ एसेट,
कि एसेट की वैल्यू भी अंडरस्टेट या ओवरस्टेट ना की गई है। ठीक है सर, फिर चलते हैं 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट क्या है सर? देखो, इसको हम डिस्कस करेंगे असर्शंस में 3rd चैप्टर में। वैसे एग्जिस्टेंस आ गई, राइट एंड ऑब्लिगेशंस आ गया, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड एलोकेशंस, ये सारी चीजें हम अभी के लिए आपके लिए पेंडिंग रख देते हैं। अरे भाई ऐसे ना करो। वेरिफिकेशन करनी है सर 8th पॉइंट में। किस चीज की? लायबिलिटी की। जो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज हैं उनकी वेरिफिकेशन करनी है जी। फिर 9th पॉइंट आ गया सर, चेकिंग द रिजल्ट्स ऑन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट या लॉस मिला है, प्रॉफिट है या लॉस है सर, उसकी भी क्या करनी है सर? उसे भी हमें चेक करना है कि वो अंडरस्टेट या ओवरस्टेट ना हुआ हो। फिर सर 10th पॉइंट में, वेदर द ऑडिट इज ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी। किसी कॉर्पोरेट बॉडी यानी कि कंपनी की सर की ऑडिट है, और कंफर्मिंग दैट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद। किस स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे हुए हैं या नहीं हुए हैं। कंपनी के अंदर बहुत सारे कंप्लायंस हैं, रिस्पेक्टिव एक्ट या रिस्पेक्टिव लॉ के कंप्लायंस सभी के सभी फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी हमें वेरीफाई करना होगा। फिर चलते हैं सर हम 11th पॉइंट पे। 11th पॉइंट पे आने के बाद हमें पता चला सर लास्ट चीज वो क्या? रिपोर्टिंग टू द एप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी। कि हमने क्या किया सर? सारे के सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए ऑडिट की। ऑडिट के बाद सर ओपिनियन बनाया, और वो ओपिनियन हमें किन्हें देना है? तो किन्हें देना है सर? रिपोर्टिंग टू द एप्रोप्रिएट पर्सन, एक एप्रोप्रिएट कंसर्न अथॉरिटी को देना है जिन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट की है ना, उस अथॉरिटी को दे देना है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं सर, थोड़े स्पीड अप में। इसे हम पेंडिंग है के साथ कर देता हूं लोग। सर फर्स्ट पॉइंट था एन एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल प्लस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दोनों चीजों की एग्जामिनेशन करना था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आया सर रिव्यू करना है अकाउंटिंग सिस्टम और प्रोसीजर्स। थर्ड पॉइंट आया सर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है। फोर्थ पॉइंट आया सर ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी चेक करनी है। फिफ्थ पॉइंट आया सर देयर शैल बी प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल और रिवेन्यू नेचर को अलग अलग करना है। फिर सिक्स्थ पॉइंट पे चलते हैं सर, क्या हुआ? हाँ, सिक्स पॉइंट आया सर जिसमें क्या कहा कि जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उन्हें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैच करना है। फिर सेवंथ पॉइंट आया सर जहां पे हमें असेट्स की वेरिफिकेशन करनी थी। एट्थ पॉइंट में हमें लायबिलिटीज की वेरिफिकेशन करनी थी। नाइन्थ पॉइंट में सर क्या हुआ? नाइन्थ पॉइंट में हमें देखना था कि जो प्रॉफिट है या लॉस है, यानी कि जो ऑपरेशनल रिजल्ट है उसकी चेकिंग करनी थी। 10th पॉइंट में आते हैं सर जो भी अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके कंप्लायंस चेक करने थे। और 11th पॉइंट में हमें रिपोर्टिंग करनी थी। ये 11 पॉइंट थे टोटल, हमारी तरफ से 11 पॉइंट हो गए हैं।
11 पॉइंट। अब चलते हैं सर थोड़ा सा और आगे, लेक्चर को बढ़ाते हैं। टाइप ऑफ ऑडिट। ऑडिट के कितने टाइप होते हैं सर? ऑडिट दो ही तरीके की होती है, रिक्वायर्ड अंडर लॉ और इनवॉलेंटरी कैटेगरी। रिक्वायर्ड अंडर लॉ कौन सी होती है सर? जो भी किसी एक स्पेसिफिक स्टैच्यू या स्पेसिफिक एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई हो, उन्हें उस एक्ट में लिखे गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ऑडिट करवानी मैंडेटरी होती है। यहां पे क्या होती है सर? मैंडेटरी, यानी कि आपको करवानी ही पड़ेगी, ऑब्लिगेशन है ये आपकी। और वॉलेंटरी क्यों करवाते हैं सर? वॉलेंटरी इसलिए करवाते हैं कि एक तो अगर प्रोप्राइटरशिप है सर, प्रोप्राइटरी एंट्री, इट मींस कि प्रोप्राइटरशिप है, तो उन्हें एक्चुअल पिक्चर देखने के लिए सर कि हमारा बिजनेस कहां स्टैंड कर रहा है। या अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो वो पार्टनरशिप फर्म करवाएगी सर। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और एक्चुअल प्रॉफिट हो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लायक, क्योंकि पार्टनरशिप में डोरमेंट पार्टनर भी होते हैं और एक्टिव पार्टनर भी होते हैं। तो ऐसे, या पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन के टाइम पे ऑडिट वो वॉलेंटरी ऑडिट करवा लेते हैं कि उन्हें एक्चुअल वैल्यू पता चले उनके बिजनेस की। तो ऐसे, या HUF भी करवा लेती हैं वॉलेंटरी ऑडिट। वॉलेंटरी ऑडिट होती है, देखो अपने अगर कोई लोन लेना है तो वहां पे भी वॉलेंटरी ऑडिट काफी बार करवानी पड़ती है। अब सर क्या कहा यहां पे इस पैराग्राफ में? कहा एज ऑलरेडी स्टेटेड इन ऑडिटर शुड गेट स्कोप ऑफ हिज ड्यूटी। एक स्कोप होता है सर। अगर किसी भी क्लाइंट की कोई भी हम ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो उस केस में बनती है ऑडिट एंगेजमेंट, और ऑडिट एंगेजमेंट में स्कोप ऑफ वर्क, यानी कि ऑडिट स्कोप प्रॉपरली डिफाइन होता है कि सर ये काम हम करेंगे, ये काम आपके हैं, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन होती है। फिर आगे चलते हैं सर। कुछ स्पेशल रेफरेंस होती हैं सर जो जरूरत पड़ती है कहां पे? NPO या NGO कह सकते हैं वहां पे। ये रेफरेंस का मतलब क्या सर? अप्रोच? अरे नहीं, स्पेशल रेफरेंस का मतलब है कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंसीडरेशन, ध्यान देने योग्य बातें, है ना। अब आ गया सर कि कुछ इंटरनल रूल होते हैं इनके, जिनके अकॉर्डिंग ऑडिट प्रोविजंस इंसर्ट कर दिया जाता है उन रूल्स में। फिर उन रूल्स के अकॉर्डिंग ऑडिटर की क्या होती है सर? अपॉइंटमेंट होती है, और फिर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। तो जो सरप्लस वगैरह अराइज हुए हैं उन सरप्लस का एलोकेशन कैसे करें, किस बेसिस पे करें, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसे आप आराम से फ्री टाइम में पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे बात सर यहाँ पे ट्रस्ट के केस में क्या होता है सर? अगर पब्लिक ट्रस्ट है तो ऑडिट मैंडेटरी है, अगर प्राइवेट ट्रस्ट है तो सर ऑडिट मैंडेटरी नहीं होती। पर वो ट्रस्ट के बाई लॉज में अगर लिखा है तो फिर वो ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगी उस ट्रस्ट के लिए, है ना जी। हम कहाँ आ गए? हम आ गए सर हमारे फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट कौन सा था सर? एडवांटेज ऑफ ऑडिट। ऑडिट करवाने के सर एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एडवांटेज में है, सबसे पहला एडवांटेज है इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्संस हु आर नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट। देखो ऐसा नहीं होता कि हर एक स्टेक होल्डर
मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, इम्पॉसिबल चीजें होती हैं। कंपनीज के हजारों मेंबर्स होते हैं, उन्हें कैसे पता चले, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें उनके इंटरेस्ट की सिक्योरिटी का कैसे पता चले कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर हैं, इसलिए ऑडिट करवाते हैं। तो आ गया सर फर्स्ट पॉइंट, इट सेफगार्ड। सर ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है किस चीज को सर, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को ऑफ पर्सन्स हु आर नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट। ये पर्सन्स कौन से हैं सर, ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनमें शेयर होल्डर आ गए, लोन देने वाले लेंडर्स आ गए, बैंक आ गई, गवर्नमेंट आ गई, ट्रेड यूनियंस आ गई, बहुत सारे अनलिमिटेड। अब आ गया सर इट एक्ट, सेकंड एडवांटेज, इट एक्ट एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग डिफाल्केशंस और एम्बेजलमेंट्स। फ्रॉड करने, एम्प्लॉइज फ्रॉड ना करें, इसके लिए मोरल चेक है। मोरल चेक क्यों है सर, पता है कि ऑडिटर हर महीने ऑडिटर आते हैं और उस टाइम हमारी एरर या फ्रॉड पकड़ा जाएगा, इसलिए हम नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, ऐसा एम्प्लॉइज सोचते हैं। फिर चलते हैं सर सी पॉइंट पे। सी पॉइंट क्या कहता है, इट हेल्पफुल इन सेटलिंग लायबिलिटीज फॉर टैक्सेस। टैक्स लायबिलिटी सेट करने में, सेटलमेंट करने में हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलती है सर, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फिर आगे सर डी पॉइंट पे, डी पॉइंट में क्या है, देयर आर ऑल्सो यूजफुल फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। बहुत सी जगह पे क्या होते हैं सर, ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट कैसे होते हैं सर, किसी कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया और वो बोनस डिक्लेयर किया सर प्रोडक्शन बेस, कि इतने लाख यूनिट अगर प्रोड्यूस हो गई साल में तो हम इतने 1% या 2% जो भी रेट है उतना हम बोनस आपको देंगे। पर सर ये प्रोडक्शन की यूनिट कितनी बनी है ये कौन पता लगाएगा सर, ये ऑडिट से पता चल जाएंगे। तो इसलिए ट्रेड डिस्प्यूट वगैरह के सेटलमेंट में भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बेनिफिट ही होता है सर, सेटलमेंट हो जाती है। क्योंकि बहुत भरोसे से मंद मानी जाती है ना सर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब भरोसा, ऑडिट मतलब भरोसा। एंड ऑडिट कैन ऑल्सो हेल्प इन डिटेक्टिंग ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस। जब ऑडिट होती है ना सर, तो हर एक चीज का, हर एक एरर्स, हर एक छोटी से छोटी मिस्टेक ढूंढी जाती है और वहां से पता चलती है सर वेस्टेज कि कितनी वेस्टेज हो रही है, क्या क्या हमारे लॉसेस हैं। क्योंकि जब तक ऑडिट होगी नहीं तो ये सारी चीजें नहीं पता चलती। फिर आ गए सर एफ पॉइंट पे, एफ पॉइंट आ गया, ऑडिट असर्टेन्स वेदर द नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अलाइड रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रॉपरली केप्ट। ऑडिट से ये भी पता चलता है कि हमने जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिलेटेड डॉक्यूमेंट मेंटेन करने थे वो मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं। क्योंकि ऑडिट करते टाइम आगे ही आ जाएंगे सर, वो आपने मेंटेन नहीं किए तो अब मेंटेन करो, अब नहीं कर सकते तो गलत बात है ना, करना है तो पड़ेगा ही। देखो अगर कहीं पे कोई चीज कंप्लायंस लिखा है तो सर वो कंप्लायंस होना चाहिए। फिर आ गए सर हम जी पॉइंट पे। जी पॉइंट क्या कहता है, एन अप्रेजल फंक्शन। अप्रेजल फंक्शन का मतलब होता है सर इवैल्यूएशन फंक्शन। इवैल्यूएशन कैसे, पता है सर, ऑडिटर आएंगे और वो इवैल्यूएट करके जाएंगे कि क्या क्या आपने मिस्टेक की है, इन्हें सुधारो। ऑडिट रिव्यूज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशंस, कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस की एग्जिस्टेंस और उनके कंट्रोल्स को इवैल्यूएट किया जाता है ऑडिट में। फिर आ गया सर एच, ऑडिटेड अकाउंट्स आर ग्रेट हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट टाइम ऑफ एडमिशन और डेथ ऑफ पार्टनर। जब भी पार्टनर, कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है या कोई पार्टनर चला जाता है यानी कि डेथ हो गई उसकी, तो जो उसका शेयर बनता है वो कैसे निकाला जाए सर, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ पे ही निकाला जाता है। क्योंकि ऑडिट से क्या होता है सर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर किसी भी बिजनेस की हमें मिलती है। फिर आगे सर आई पॉइंट पे, गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट क्या रिक्वायर करेगी सर, ऑडिटेड और सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर करेगी। काफी बार होता है सर कि कोई लाइसेंस आपको चाहिए तो उस लाइसेंस के केस में आपको क्या देना होगा सर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने पूरा पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल की देनी होगी।
फिर आ गया सर इलस्ट्रेशन। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारा इस चैप्टर का। इस इलस्ट्रेशन को अभी देख लेते हैं सर। द ऑडिटर ऑफ वेरी डिफरेंट लिमिटेड एक्सप्लेन द ऑडिट टीम मेंबर्स टू हाउ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आवर कंपनी विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। पॉइंट कौन सा सर? ये फर्स्ट पॉइंट है, इसे आप देख लेना, सेम वही बात लिखी हुई है, ये रही मेन बात यहाँ पे। So audited financial statements are definitely helpful to the shareholder in underlying the true and fair positions of the company because audit is an independent examination of financial statement of an entity. चलते हैं सर हम 6th पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारी आज की क्लास का लास्ट पॉइंट पर, इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनहेरेंट लिमिटेशंस इसका मतलब क्या होता है सर? चलो देख लेते हैं। ऐसे 200 में बताई गई है, क्या बताई गई है सर? द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू 0। ऑडिट रिस्क होता है सर। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? हम ऑडिट रिस्क का मतलब हम ऐसे लगा सकते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना बने जहां पे इनएप्रोप्रिएट यानी कि गलत ओपिनियन दिया जाए। तो ये 0 तो हो नहीं सकता सर। 0 क्यों नहीं हो सकता सर? ऑडिट रिस्क 0 नहीं हो सकता क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में फ्रॉड या एरर होने की संभावना होती है, और वो संभावना ऑडिट 100% तो चेकिंग होती नहीं सर ऑडिट में, क्योंकि सैंपलिंग होती है। इसलिए कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, और उन इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से क्या होता है, हम सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। हम ओपिनियन देते हैं, ना कि सर्टिफाई करते। हम कहीं भी कंफर्म नहीं करते, हम सिर्फ ओपिनियन देते हैं। क्यों? क्योंकि सर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशंस है सर? आप हमें बताइए, डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसलिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता ऑडिटर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है। वो मेटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड से भी हो सकती है, एरर से भी हो सकता है। ठीक है सर। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन अगर देखा जाए तो चार तरीके की इनहेरेंट लिमिटेशंस है। फर्स्ट, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है सर कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं उनमें मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है, और उस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं। अब ये जजमेंट हम क्या कर सकते हैं सर? जजमेंट तो जजमेंट होती है, क्योंकि जजमेंट होती है सर प्रोजेक्शन, ये कोई हिस्टोरिक चीज तो होती नहीं। तो जजमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हम क्या करेंगे? रीजनेबल एश्योरेंस ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इसको पढ़ना है तो इसको पढ़ देते सर। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व जजमेंट बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटिटीज AFRF। हमने डिस्कस कर लिया था। टू फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ एंटिटी इन एडिशन टू सब्जेक्टिव डिसीजन। जजमेंट का मतलब क्या है सर? जजमेंट मतलब सर ये डिपेंड करता है नॉलेज और एक्सपीरियंस पर। किसकी सर? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के नॉलेज और एक्सपीरियंस पर ये डिपेंड करती हैं क्या? जजमेंट्स। और जजमेंट्स होती हैं सब्जेक्टिव डिसीजन। इनमें डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है सर। हमने आज बनाया प्रोविजन सर, प्रोविजन बनाया 10%, पर सर ये एक्चुअल में हुआ 40%। आज तो हमें नहीं पता, तो इसे भी क्या कहेंगे? जजमेंट ही कहेंगे। अब चलते हैं सर सेकंड इनहेरेंट लिमिटेशन पर। सेकंड इनहेरेंट लिमिटेशन है सर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं, किस लिए सर? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, या ऑडिट प्रोसीजर जो भी हम ऑडिट के लिए परफॉर्म करते हैं उनके नेचर पे भी डिपेंड करता है।
देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर। लीगल लिमिटेशंस क्यों है सर? लीगल लिमिटेशंस ये हैं कि ऑडिटर क्या नहीं कर सकता, ही कैन नॉट सर्च। सर ऑडिटर सर्च नहीं कर सकता, ये पावर नहीं है ऑडिटर के पास। और प्रैक्टिकल क्या है सर? 100% चीजों को भी वेरीफाई नहीं कर सकता, हर एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई ऑडिटर नहीं कर सकता। सैंपलिंग इसीलिए तो होती है। फिर आ गया सर फर्स्ट पॉइंट, अनकंप्लीट इंफॉर्मेशन, कि अगर ऑडिटर को ही अनकंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली हो, ये भी प्रॉब्लम है सर। या फ्रॉड हो सर, अगर कोई भी फ्रॉड होगा तो वो सोफिस्टिकेटेड वे में डिजाइन किया हुआ होगा सर, कंसील किया होगा, क्योंकि फ्रॉड जब होता है जब इंसान की इंटेंशन होती है उसे कंसील करने की, तभी तो फ्रॉड होता है। और ऑडिट होती है सर, ऑडिट में क्या करते हैं हम? ऑडिट में हम वेरिफिकेशंस करते हैं, इवैल्यूएशंस करते हैं, पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती ऑडिट। इन्वेस्टिगेशन में क्या सर? इन्वेस्टिगेशन में हम सभी के सभी फैक्टों को चेक करते हैं, पर यहां पे हमें क्या करना है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है सर। फिर आगे सर हम थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट में ये लिखा गया यहां भी, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, कि ऑडिट क्या नहीं है सर? ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, इतना काफी है ये। इस एग्जांपल को देख लेते हैं तब तक। एक पार्टनरशिप फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, SW एंड एसोसिएट। उन्होंने क्या किया सर? ऑडिट की है एफिशिएंट एंड वाइब्रेंट लिमिटेड की 2021 के लिए। तो क्या देखा सर उन्होंने? ऑब्जर्व्ड, अरे मत जाओ ना ऊपर, कंपनी वर नॉट कोऑपरेटिंग इन प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। सर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे रही ऑडिट टीम को। अगर ऑडिट टीम को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे रही तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा सर? ऑडिटर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन तो एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा। तो फिर क्या करेगा सर? वो एक या तो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। ये दोनों डिपेंड करेंगे सर, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे वो मटेरियल है और परवेसिव है या नहीं। फिर आ गया सर थर्ड पॉइंट, टाइमलाइंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। देखिए जो बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट है, इसे हम हमेशा सेकेंडरी रखते हैं। क्यों? क्योंकि सर कभी भी अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, कॉस्ट इन केस ज्यादा लग रही है, तो भी हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है, इसलिए हम कभी भी कॉस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। पर हाँ कुछ हद तक देंगे, जहां तक हम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं किसी ऑडिट प्रोसीजर के लिए, तो वहां तक हम कॉस्ट को प्रेफरेंस जरूर देंगे। टाइमलाइन, एक सेकेंड रुको, टाइमलाइनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, ये चीज आ गई है। अब आए सर फोर्थ पॉइंट में, अदर मैटर दैट अफेक्ट द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। कुछ बाकी भी कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो क्या करते हो सर? अफेक्ट कर रहे हो या लिमिटेशंस लगा रहे हो ऑडिट पर। कौन कौन से सर वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉड क्या है सर? फ्रॉड पर्टिकुलर, अरे यार इतना काफी टाइम हो गया ना, तो बोल के ऐसे आवाज अटकने लगी मेरी, चलो कोई बात नहीं। फोर्थ पॉइंट पे आ गए सर। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है अदर मैटर दैट अफेक्ट द लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट।
ऑडिट की लिमिटेशंस को कुछ बाकी मैटर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। वो कौन कौन से सर? वो 4 मैटर्स हैं, 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट है सर फ्रॉड। फ्रॉड कौन सा? स्पेसिफिकली यहां पे कहा गया है कि फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट और कोल्यूजन। अगर मिलकर कोई फ्रॉड किया है या सीनियर मैनेजमेंट ने किया है तो सर उसे ढूंढना क्या होगा? मुश्किल, कठिन होगा सर उसे ढूंढना। एज हार्ड टू फाइंड ए फ्रॉड विच हैज बीन मेड बाय सीनियर मैनेजमेंट और थ्रू कोल्यूशन। अब सर सेकंड पॉइंट पे आते हैं, द एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। अगर कहीं पे रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट करती है और सर उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस की कंप्लीटनेस पर भी क्वेश्चन उठता है। रिलेटेड पार्टी को हमेशा कोशिश की जाती है कि कुछ बेनिफिट्स दिए जाए, तो उन वो बेनिफिट्स भी ऐसे हो सकते हैं जो लिमिटेशंस बने, इनहेरेंट लिमिटेशन बने। सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा किया गया फ्रॉड या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। थर्ड में आ गया सर अक्रेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस। कुछ ऐसे नॉन कंप्लायंस हुए हो जिनकी ऑडिटर को नॉलेज ही ना हुई हो, नॉलेज ही ना हो, कंपनी में नॉन कंप्लायंस हुए हैं। नॉलेज कैसे नहीं सर? उनका ऑडिटर कोई भी रिकॉर्ड में कहीं भी कुछ लिख नहीं रखा। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती हैं। फिर आते हैं सर फोर्थ, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। फ्यूचर के कुछ ऐसे क्या हो सर? कुछ ऐसे इवेंट्स हो जिनकी वजह से कंपनी की गोइंग कंसर्न और इम्पैक्ट आ जाए कि अब नहीं चल पाएगी। कंपनी के पास क्या था सर? कंपनी के पास एक पेटेंट था, पेटेंट थी, या सर कंपनी कौन सी थी सर? लिक्कर बनाने की कंपनी थी, अल्कोहल बैन कर दी सर। ये हमें आज तो नहीं पता क्या होगा, पर कल को क्या पता गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आए या कोई ऐसा इवेंट घट जाए जिसकी वजह से क्या होगा, हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बिजनेस। हम कौन सर? वो बिजनेस। ऑडिटर तो ऑडिट करता रहेगा, है ना। तो हमारे यहाँ पर इनहेरेंट लिमिटेशन भी कंप्लीट हो गई है। इलस्ट्रेशन देखना था सर, एब्सोल्यूट एश्योरेंस मांगा है किसने? MNO लिमिटेड ने। पर हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ हम सर रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं, तो दे ही नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर क्या दे सकता है सर? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस क्यों दे सकता है सर? क्योंकि वहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं सर, इसलिए ऑडिटर सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। ठीक है। अब थर्ड इलस्ट्रेशन को देखते हैं सर। थर्ड इलस्ट्रेशन में क्या कहा गया है? थर्ड इलस्ट्रेशन में ये है कि ये यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई। थर्ड इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप मानना, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हुआ सर? ऑडिट हो गई और ऑडिट होने के बाद हमारी बैलेंस, हमने ऑडिट रिपोर्ट दे दी और उसके बाद क्या मिला सर? उसके बाद एक फ्रॉड मिला सर, और उस फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉड मिला जिसका हमने अनक्वालिफाइड ओपिनियन यानी कि क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दी है। उस ड्यूरेशन, उस पीरियड में फ्रॉड मिल गया, मटेरियल में स्टेटमेंट मिल गई, तो उस मटेरियल में स्टेटमेंट का फिर क्या किया जाएगा? क्या ऑडिटर लायबल होगा सर? ये ऑडिटर लायबल होगा या नहीं होगा ये तो डिपेंड करेगा सर कि जो ऑडिट की है वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग थी या नहीं थी। अगर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग ऑडिट की हुई है, सारे के सारे जो प्रोसीजर फॉलो करने थे वो किए हुए हैं, तो ऑडिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर फॉलो नहीं किए गए हैं तो सर ऑब्वियस सी बात है, फिर उस केस में ऑडिटर पर भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये ना, यहां पे मैं एग्जाम लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट
अब सर इंपॉर्टेंट है तो इसे देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड, कि कुछ लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, लिमिटेशंस कौन से सर? ये इनहेरेंट लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो अनअवॉइडेबल रिस्क है किस चीज का सर? मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर ढूंढ ना पाए। पर हालांकि ऑडिट प्रॉपरली प्लान थी और एग्जीक्यूशन भी प्रॉपरली प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ ऑडिट का, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग सारे के सारे फॉलो हुए, जो जो ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर्ड थे वो सारे भी प्रॉपर टाइम टू टाइम फॉलो हुए हैं। फिर क्या हुआ सर? तो अब यहां पे आ जाओ सर। एंड द सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बाद में क्या मिला सर? मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिस्कवर हो गई ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर, रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड या एरर। ये तो फ्रॉड हुआ था सर या एरर की मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। अब मेन पॉइंट तो यहां आता है सर, डज नॉट इटसेल्फ इंडिकेट ए फेलियर टू कंडक्ट इन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अगर कोई बाद में मिल जाती है ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेलियर हुआ, नहीं। अगर ऑडिट प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म थी तो उस केस में ऑडिटर की कोई गलती नहीं। पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो ऑडिटर ये कह दे कि इनहेरेंट लिमिटेशन थी, नहीं सर। इनहेरेंट लिमिटेशंस अपनी जगह हैं और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना अपनी जगह है। दोनों चीजों में एक प्रॉपर गैप होता है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस के बाद आ गया सर, ऑडिट आर नॉट जस्टिफिकेशंस, inherent limitations of audit are not justification for auditor to satisfy with less than persuasive audit evidence। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए सर कि ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिट तो प्रॉपरली प्लान और परफॉर्म की ही नहीं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग, बाद में अगर फ्रॉड का पता चला तो ये कह दिया कि सर इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसे नहीं चलेगा। ऑडिट प्रॉपरली परफॉर्म होनी चाहिए। फिर आ गया सर, whether the auditor has performed in audit in accordance with essay, essay के अकॉर्डिंग ऑडिट क्या हुई है, परफॉर्म हुई है सर, is determined by the audit procedure perform। जो जो आपने ऑडिट प्रोसीजर क्या किए सर, परफॉर्म किए हैं, उनके बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि ऑडिट सही थी या गलत थी, है ना। और sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained, जो आपने ऑडिट एविडेंस लिए हैं उनकी क्या चेक करनी है सर? उनकी चेक करनी है सफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है सर? क्वांटिटी। और एप्रोप्रिएटनेस, इसका मतलब होता है सर क्वालिटी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दोनों ही होने चाहिए। ऑडिट एविडेंस जो हम ले रहे होते हैं वो क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, दोनों में जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहां पे हम अपनी फर्स्ट क्लास रोकते हैं। होप सो क्लास अच्छी रही होगी, आप रिवाइज करना। अब आने वाले लेक्चर्स में स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी, थोड़ी सी और बढ़ा दी जाएगी। उसका रीजन क्या है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है 30 आवर्स में, और 30 आवर्स में सिलेबस कंप्लीट करने के लिए थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ा के रखनी पड़ेगी। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे देता हूं, कॉल नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप करना या टेलीग्राम करना, फिर उसके अकॉर्डिंग 7289887195 ये व्हाट्सएप या आप टेलीग्राम कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है 9728633163 हमारे इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर है। VRSSA CA इंस्टीट्यूट, वर्सा CA इंस्टीट्यूट, ठीक है। होप सो अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होगे, पढ़ते रहना, अब बस फाइनल में आना है। थैंक यू।